बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई शुएब अली, अपने चैनल के साथ जिसका नाम है शुएब अली बिज़नेस एनालिस्ट। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो है कि हमें किस तरह अकाउंट में प्रॉब्लम पेश होते हैं, या आगे जो अकाउंट ओपनिंग के बाद हमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो क्या होते हैं और इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो में तो मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग का जो तरीका है वो आपको समझाया था कि अकाउंट किस तरह ओपन करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसमें हमने डिपॉज़िट कितनी करनी होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंट के प्रॉब्लम के हवाले से, तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ सके। तो बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। जो अकाउंट ओपनिंग के बाद हमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो नॉर्मली 4-5 चीज़ें होती है जिसको हमें समझना चाहिए। नंबर वन जो हमारे पास प्रॉब्लम आता है वो है अकाउंट का इनएक्टिव होना या डोरमेंट होना। अकाउंट क्यों इनएक्टिव हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हम अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं लेकिन फिर उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब आप 6 महीने तक अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो ओवरसीज़ चले जाते हैं, फिर 2 साल बाद 3 साल बाद वो वापस आ जाते हैं, तो उसका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। तो आपको परेशानी की इसमें कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। NIC की फ़ोटोकॉपी ले और बैंक जाएँ, बायोमेट्रिक लगा ले, उधर वो जो फॉर्म है वो प्रोसेस करे, तो उसमें थोड़ा से पैसे डिपॉजिट करे, 100, 1000, 500 जितनी भी आप कर सकें, तो आपका अकाउंट जो है ना उसी टाइम ओपन हो जाएगा। ये तो आसान है। अब सेकंड जो हमारे पास आता है वो है ब्लॉक अकाउंट। अकाउंट ब्लॉक क्यों हो जाता है? उसके भी कई वजूहात होते हैं। एक वजह तो ये भी है कि हमारा NIC एक्सपायर्ड हो जाता है, दूसरा NIC ब्लॉक हो जाता है, तीसरा हमारे अकाउंट पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं हमारे इदारों के, जैसे कि नैब का हम ले लें, FIA का ले लें, या कोई ऐसे अकाउंट से हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन आ जाती है जो टेररिस्ट तंजीमों से बिलोंग करता है या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे होते हैं, तो उस वजह से हमारे अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो उसका फिर प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है। NIC का तो आसान है, अगर एक्सपायर्ड है या ब्लॉक है तो वो जब रीओपन हो जाएंगे तो आप बैंक जाए, वही प्रोसेस करें, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी इदारों या गवर्नमेंट पाकिस्तान के कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं आपके अकाउंट पे, तो वो केस या तो कोर्ट में जाएगा, जब कोर्ट आपको क्लियर करेगा तो अकाउंट आपका खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, या इदारों से आपने क्लियरेंस लेटर लेना होगा, तो उसके बाद भी फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। नंबर थर्ड जो हमारे पास प्रॉब्लम आता है वो है अनक्लेम अकाउंट। जब अकाउंट हम ओपन करते हैं और 10 साल तक हम अपने अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना उसमें कोई कैश डिपॉजिट करते हैं, ना उसमें से कोई कैश निकालते हैं, तो ऐसा अकाउंट अनक्लेम में चला जाता है। फिर जिसमें बैंक में भी हमारा अकाउंट होता है तो वही बैंक फिर वो अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करता है उसके पैसे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको एक लेटर भेजता है, आपको कॉल भी करता है कि आपका अकाउंट इस तरह आया है, आप अपने अकाउंट की क्लियरेंस करें और दोबारा इसको बहाल करें। अगर आपकी तरफ से कोई रिप्लाई उसको नहीं जाता है तो वो अनक्लेम में चला जाता है। फिर उसके बाद अगर आप आ जाते हैं और तो फिर उसी बैंक जाए जिधर आपका अकाउंट है, उधर फॉर्म होता है वो प्रोसेस करे, मैनेजर आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टेट बैंक में फॉरवर्ड कर देता है, फिर वो प्रोसेस के बाद आपका अकाउंट दोबारा बहाल हो जाता है। ये तो 3 हो गए, इनएक्टिव, ब्लॉक, अनक्लेम। अब चौथे पे हम आते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लें। मैं इसकी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है, मैं बैंक गया, मैंने अकाउंट ओपन कर लिया, उसमें मैंने उस टाइम 50,000 रुपये डिपॉज़िट कर लिए। फिर चेक बुक ATM मैंने रिसीव कर ली एक हफ़्ते के बाद। फिर उसके बाद मैं बैंक चला गया, मैंने ऑफिस से कहा मेरा अकाउंट चेक करवा दिया। उसने मेरा अकाउंट चेक किया तो उसमें 47,000 थे। मैंने डिपॉज़िट 50,000 रुपये की थी और उसमें पड़े थे 47। मैं तशवीश में हो गया कि भाई मेरे 3,000 रुपये किधर गए, मैंने तो 50,000 रुपये। तो इधर आपसे जो 3,000 रुपये कटे हैं वो आपके ATM चार्जेस, चेक बुक के चार्जेस, SMS नेट बैंक, क्योंकि बैंक आपको कोई भी सर्विस फ्री में नहीं देता है। चेक बुक के चार्जेस आपसे काटते हैं, ATM के चार्जेस आपसे काटते हैं, SMS अलर्ट की भी आपसे काटते हैं। तो इसमें फिर आपने थोड़ा सा टेक्निकल होना है। टेक्निकल किस तरह आप होंगे
جب آپ اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو اسی ٹائم جب اکاؤنٹ کا فارم آپ کا آفیسر فل کرتا ہے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرا چیک بک کتنا یوز ہوتا ہے، مطلب میری ڈیمانڈ کتنی ہے۔ اگر چیک بک زیادہ یوز کرتے ہیں تو پھر تو زیادہ لیف والا کریں، مطلب 10 پیجز کا بھی ہوتا ہے، 25 کا بھی ہوتا ہے، 50 کا بھی ہوتا ہے، 100 کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے مطابق جتنا آپ پیجز زیادہ کریں گے اتنے آپ کے چارجز بھی زیادہ کٹتے ہیں۔ تو اگر استعمال کم ہے تو کم سے کم پیجز کا کر لیں تو پھر چارجز آپ سے کم کٹیں گے۔ اس کے بعد آ گیا اے ٹی ایم۔ تو اے ٹی ایم کا بھی سیم یہی طریقہ ہے، اگر آپ کا استعمال کم ہے، ڈیلی ٹرانزیکشن مطلب جو آپ وڈرال کرتے ہیں اسے یا ٹرانسفر کرتے ہیں اے ٹی ایم سے، تو وہ بھی کم سے کم کر لے، کیونکہ جتنا اماؤنٹ آپ اے ٹی ایم میں زیادہ کریں گے اتنے آپ سے چارجز زیادہ کٹیں گے۔ تو وہ بھی اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق کرے، اگر آپ کا استعمال کم ہے تو کم سے کم کرے، کیونکہ اینول جو چارجز ہوتے ہیں اے ٹی ایم کے جو سال میں ایک بار کٹتے ہیں تو وہ پھر کم ہوں گے۔ اس کے بعد ایس ایم ایس الرٹ، جو میسج ہمیں آتا ہے جب ہم اکاؤنٹ میں کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس کا ہمیں میسج آتا ہے موبائل پہ، تو وہ بھی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی تو وہ بھی آپ سکپ کریں، کیونکہ اس کی بھی چارجز ہوتے ہیں، اس کی منتھلی چارجز ہوتے ہیں، مہینے کے اینڈ میں آپ کے اکاؤنٹ سے کٹتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کا آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، اور یہ تب ہوگا جب آپ اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو اس ٹائم آپ نے آفیسرس کو یہ چیزیں بولنی چاہیے۔ اس میں ہمارے آفیسرس کی بھی تھوڑی سی مسٹیکس ہوتی ہے، وہ اکاؤنٹ پروسیس کرتے ہیں تو نارملی وہ سٹارٹ میں یہ غلطیاں کر لیتے ہیں، پھر بعد میں کسٹمر ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ ایسے کسٹمر ہوتے ہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جن کو اے ٹی ایم کے بارے میں نالج ہی نہیں ہوتا ہے، جو استعمال نہیں کر سکتے۔ آفیسر اکاؤنٹ اوپننگ کے ٹائم پہ اس کو ٹیک کر کے اس کو اے ٹی ایم ایشو کر دیتا ہے، پھر اس سے پیمنٹ کٹتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں بولا ہے کہ اے ٹی ایم کروا دو، تو پھر ان کے ساتھ وہ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ اس طرح ایس ایم ایس کا بھی یہی سین ہوتا ہے۔ تو کسٹمر کے ساتھ ساتھ بینک کے عملے کو بھی یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے، کسٹمر سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو یہ چیز ریکوائرڈ ہے کہ میں کر دوں، تو اس سے یہ ہوگا کہ مطلب آپ کی کسٹمر کی سیٹسفیکشن بھی ہوگی اور آپ سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور پرابلم بھی نہیں ہوگا۔ تو جی ویورز، آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس طرح اور مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے میں لے کر آؤں گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، سبسکرائب کرے، آگے شیئر کرے تاکہ انفارمیشن اور لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگوں کا فائدہ ہو۔ اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔